हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मिशन 100 का अब तीसरा हफ्ता, थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है। 15 दिन हो गए हैं और दूसरा चैप्टर आज एंड हो रहा है। हमारी 11th क्लास है, नहीं 12th क्लास है। दूसरा हफ्ता। अब इसके बाद कल से बेटा रेडॉक्स चालू हो जाएगा और रेडॉक्स के अंदर भैया बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन रेडॉक्स सॉल्यूशंस एंड मोल कॉन्सेप्ट जिन लोगों का भी रहता है भैया, चुपचाप जल्दी से जल्दी कवर करो, खत्म करो। लास्ट क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि सैटरडे था। आज भैया मंडे है, नया हफ्ता है, तो टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा। आज अपना चैप्टर एंड होगा और एक छोटा सा पोर्शन रहता है जो कि मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास को इसलिए लंबा किया था क्योंकि आज उसका एप्लीकेशन था। तो मैं चाहता था कि आपके पास सारे फॉर्मूलाज आ जाएं, फिर उसका यूज करना हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और सॉल्यूशंस में देखोगे तो सॉल्यूशंस में क्या आएगा अपने पास। अगर ध्यान से देखा जाए, सॉल्यूशंस की बात कर रहे तो हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है। तो भैया अगर हमसे ध्यान से पूछा जाए तो हमने लास्ट क्लास में पुरानी बातों को अगर रिवाइज करते हैं, तो पुरानी बातों को अगर रिवाइज करें तो हमें बताया गया लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने तो पहले भी किया था, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे लिए लास्ट क्लास में नया आया था। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिला आरएलवीपी वाला। सर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अलग चीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अलग चीज है। दोनों का मीनिंग देख लीजिएगा। लोअरिंग को बेटा बोलते हैं डेल्टा पी, और ये क्या हो गया P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। इसी को लिखने का तरीका P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, सर देख लो N2 अपॉन N1 प्लस N2। मैंने इस कंडीशन में एक और कंडीशन बताई थी कि भैया अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे भाई साहब। पिछले हफ्ते की कहानी है। डाइल्यूट सॉल्यूशन सर क्या होगा, जब भैया डेल्टा पी की वैल्यू बहुत कम हो जाए, सर दूसरा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, और तीसरा पोर्शन अगर देखोगे तो भैया यहां पर हम तुमसे क्या बोल दें कि भैया N2 की वैल्यू बहुत 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 कम हो जाए N1 से। तो उस केस में, इन तीनों केस में बेटा फॉर्मूला RLVP का फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2 तो होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। इसकी वैल्यू N2 बाई N1 के बराबर हो जाएगी W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। भाई साहब देख लीजिएगा इसका फॉर्मूला RLVP, ये हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमने स्टार्ट करी थी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमने बोला भी था कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और बाकी अगर आप फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ये बेसिक चीज ध्यान रखिएगा कि भैया ये इसके बारे में बोला जाता है। भैया उसके बाद दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखोगे डेल्टा टीबी का, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम या फिर केबी इंटू W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई 1000 अपॉन W1। सर केबी क्या है, तो केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। केबी की खुद की वैल्यू देखोगे RTB स्क्वायर M अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा H वेपराइजेशन। सर इंथैल्पी, सर ये केबी जो होता है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है बेटा, एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बट अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी अलग आई थी, दैट इज डेल्टा TF। फॉर्मूला सर सिमिलर सा था, लेकिन भाई साहब W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1। सर ये देख लीजिए, अगर हम बात करें KF की तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट था, फॉर्मूला सिमिलर था जो वहां किया था। सर यहां पर ग्राफ वाइज भी कुछ हमने रिलेशंस निकाले थे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग रिवाइज किए होंगे। सैटरडे के बाद संडे को भैया पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। मैं 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करा चुका हूं, तो आज चौथी भी करा चुका था, उसके एग्जांपल्स करा चुका था मैं। उम्मीद है
याद है कि सर ऐसा तो नहीं कि अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे, मतलब हाँ इतना उम्मीदें मत पालो बेटा, उम्मीदें अब रखनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब बेटा टाइम कम है, अब उम्मीद तुमसे भी करेंगे ना यार, इतना तो कर ही सकते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज, इनके क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में किए थे। फिर मैं चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आया था जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के ऊपर भैया यहाँ पर बहुत सारे लोग, बेटा मुझे नहीं पता बायो में मतलब ऑस्मोसिस कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सो एंडो, जो केमिस्ट्री में करा जा रहा है याद रखिएगा। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा किसको बोला जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं कि अगर एक टाइम पर इधर प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, एक टाइम पर इधर प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, सर देख लीजिएगा ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। ये मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम है। अगर इधर प्योर सॉल्वेंट रखा है, प्योर सॉल्वेंट, सर देख लीजिएगा प्योर सॉल्वेंट, ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्योर सॉल्वेंट, और इधर देखोगे तो सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस ये कहता है कि भैया हम कहां से कहां मूव करेंगे, कौन मूव करेगा, सर सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल। कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कहां से कहां मूव करेगा बेटा, इस मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑब्वियस है इस मूवमेंट को रोकना है तो मुझे इधर से एक प्रेशर लगाना पड़ता है, मुझे इधर से एक प्रेशर लगाना पड़ता है। इस मूवमेंट को रोकने के लिए इस प्रेशर का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर का नाम हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान सुनिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, सर ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा पाई यूज करते जिसकी वैल्यू होती है CRT। लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम लीटर्स में RT, या फिर W2/M2 इंटू सर 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये बेटा लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला कर लिया था R इंटू टी। सर यहां पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, R बेटा क्या लिखेंगे 0.0282 लीटर ATM। R की वैल्यू सर ये याद रखिएगा, जब ATM में होगा या बार में होगा तो ये यूज होता है। टेम्परेचर बेटा केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है। तो ये फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, याद हो। हमने ये भी पढ़ा था भैया, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे थे, बस बाकी ये चीजें पढ़ ली थी। अगर दो सॉल्यूशन, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस जिनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोले, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सर पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर भैया हाइपरटोनिक बोले, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पर अगर पाई 1 की वैल्यू, सर पाई 1 हाइपरटोनिक कहलाएगा, और पाई 2 को क्या बोल देंगे, सर पाई 2 को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पाई 2 को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान सुना, आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, पाई 1 पाई 2 इन सब की बातें चल रही हैं, ध्यान से सुनना। अपने पास पाई 1 पाई 2 की बातें चल रहे हैं, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, ये देख हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में सर पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ऑस्मोसिस को बेटा बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, अचार बनाने का और ये सब तो अलग चीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आप डॉक्टर बनोगे तो भी यूज करोगे, क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस जो होता है ना बेटा, आप डेली लाइफ में सेल्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, हमेशा देखोगे सेल्स के साथ बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, RT की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मली हम सब लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो इसको 25 होता है। थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे भैया 25 टाइम्स वैल्यू चेंज आएगी। और इसके लिए भैया फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, इन सब की जरूरत नहीं है, ये रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, इट इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो ये हमने लास्ट क्लास में करा था। फिर हमने एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस करा था, थ्योरी वाला पार्ट, कि भैया अचार कैसे बनता है, विल्टेड फ्लावर्स के साथ क्या होता है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक ब्लड में सेल्स कब स्वेल होते हैं, कब श्रिंक होते हैं, ये सारी बातें बताई थी मैंने। अपने मोटापे का मतलब सही बेकार सा, मतलब सही बेकार एक्सप्लेनेशन किया था कि मोटापा नहीं है, एक सूजन है
पफिनेस है, एक स्वेलिंग है जिसको एडेमा बोलता है साइंस की, भैया जो सॉल्टी फूड्स खाते हैं उनके अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग वही हैं। मोटे लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं, वो गलत तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं और क्या। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उम्मीद है यहां तक करके आए होंगे, उम्मीद है यहां तक करके आए होंगे। आज मैं क्या बताने वाला हूं, एक्चुअली एक चीज और होती है, ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है, जिसको हम लोग आज के टाइम पे अपने बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में यूज भी करते हैं जहां भी पानी खराब मिलता है, एंड दैट इज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग आरओ। आरओ भैया क्या होता है, यहां पर देखोगे, याद रखिएगा यहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, that is SPM, semi permeable membrane. Sir, flow of solvent particles through semi permeable membrane from, अब की बार, solution to pure solvent, अब की बार उल्टा होना शुरू हुआ, या फिर सर सॉल्यूशन टू मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute to low concentration of solute, or low concentration of solvent to high concentration of solvent। तो याद रखिएगा भाई साहब, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उल्टा चले जाना, मतलब ऑस्मोसिस को तुमने रोक दिया, ऑस्मोसिस को तुमने रोक दिया ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, तो जब सर अप्लाइड प्रेशर इज, याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप उस पे प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देंगे, सर क्या होगा, अब की बार ध्यान देखना, इसी को बेटा यूज करते, रिवर्स ऑस्मोसिस कहां यूज होता है, आप एनसीईआरटी में देखोगे ये मिल जाएगा, प्रेशर देख लो, ये बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये बेटा क्या है, अगर पिक्चर बनाना चाहते हो तो याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस का पिक्चर ये होता है, एनसीईआरटी में दिख जाएगा। आपके घर में आरओ काम करता है, आरओ कैसे वर्क करता है, उसमें एक पिस्टन होता है पानी के ऊपर लग रहा होता है, सॉल्टेड वाटर है या खराब पानी है उसमें से प्योर वाटर कहां भेज देता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, किसको मूव कराते हैं, सॉल्वेंट मूव करता है, ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इधर से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस को ही सर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, पानी से नमक को हटाना, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, सर रिमूवल ऑफ वाटर। आज के टाइम पे मतलब होता है ना कि पानी नमक निकाल दिया, नमक साइड कर दिया, पानी बाहर कर लिया, तो आज के टाइम पे डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, ऐसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। हमारे घरों में सब जगह यही रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ऑस्मोसिस के अंदर यही एक छोटी सी चीज बच गई थी, बाकी इसके बाद थ्योरी के बाद अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं जो कि लास्ट क्लास में नहीं कराया गया था, तो आइए उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है 27 डिग्री सेल्सियस पे। वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा सर, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है पाई इज इक्वल्स टू CRT। सर कॉन्सेंट्रेशन 0.001 दिया है, आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम ले लेता हूं, और पर मोल पर केल्विन। सर ये देख लो यहां पर टेम्परेचर कितना लूं, गलती से भी बेटा मत ले लेना, कितना 27 मत ले लेना भाई, 27 लिया, ये कितना है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, यहां पर केल्विन होता है, यहां पर बेटा मोल पर लीटर होता है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। सर बचा कितना 82, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ये 6 डेसिमल नीचे आ गया, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 624, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -6, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2.4600 इंटू 10 की पावर 2.46, इसको भैया इतना कर दिया, 82 बचा। सर 82 इंटू कितना आ जाएगा ये
इसको हमने और छोटा कर दिया तो पावर बढ़ जाएगी, -2 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.46 इंटू 10 की पावर -2 ATM। ये देख, तो पाई की वैल्यू एटीएम में इतनी आ जाए। कोई बोले सर भाई अगर 8.31 पुट कर दिया तो पास्कल में आएगी, फिर वो पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी, फिर उसके लिए भैया ये पास्कल में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, सर मॉलिक्यूलर मास बताना है, भाई साहब फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, बस ऑस्मोटिक प्रेशर देने का स्टाइल थोड़ा अलग है। ऑस्मोटिक प्रेशर का बेटा देख लो, पाई इज इक्वल्स टू, अब किस केस में क्या करोगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में यहां पर देख लो सर, वॉल्यूम इन ml इंटू आर इंटू टी करोगे। ये पाई की वैल्यू देख लो 7.6 mm दिया है, तो सर इसको 760 कर दूं ताकि एटीएम में आ जाए। W2 कितना दिया है, 0.5 ग्राम दिया है सर, 0.5 ग्राम। M2 की वैल्यू नहीं पता सर, 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है ml में, सर 20 ml है। R की वैल्यू कितनी है, तो सर R की वैल्यू अपने पास ये देख लो 0.082 ATM। टेम्परेचर कितना है सर 300। सर अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर यहां पर देखोगे ये 100 हो गया, सर यहां देखोगे ये 50 हो गया, सर ये ऊपर से नीचे 10 हो गया, 10 से ये 5 हो गया, यहां देखोगे सर ये 100 हो गया। M2 की वैल्यू निकालोगे तो 100 टाइम्स 5 इंटू मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 0.082 इंटू 300। बेटा देख लो इसको 1/12 लिख देते हैं, 1/12 लिख देते हैं, 1/12 इंटू 300 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 300 25, तो ये कितना हो गया 625 और 00। सर अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आ गया, मोलर मास कितना आ गया, 625 ग्राम आ जाएगा। तो ये ऐसे मोलर मास निकल जाएगा पक्का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन ऐसे करनी थी। ये देख लीजिएगा सर, मास बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। सर ये लोग पाई 1 और पाई 2 को कैसे रिलेट करेंगे बेटा, मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, बस खत्म होगा चैप्टर, तो प्लीज तैयार रहिएगा, अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे। भैया बता सकते हो इस केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या होगा सर 10 ग्राम, सर 10 ग्राम क्या है, यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 10 gram urea is present in 10 gram urea is present in 100 ml of solution। देख लो यहां देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 10 ग्राम, सर क्या हो गया ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, सर ये कितना आ जाएगा 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम यूरिया। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 का निकालने जाओ, देखो जो लोग एग्जाम हॉल में करना चाहते हैं बेटा, तुम्हें मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, यहां पर इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप आंसर ऐसे भी बता सकते थे सर आर और टी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, ये भी सेम है, डब्ल्यू भी सेम है, मतलब यहां तक कि सारी चीजें क्या है दोनों के लिए सेम सेम है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा मोलर मास के अपोजिट चलेगा, या तो तुम वैसे लिख लो, और नहीं तो पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू चाहते हो, या तो एग्जाम हॉल में बेटा ऐसे देख लो पाई 1 अपॉन पाई 2, सर ये कितना हो जाएगा M2/M1। सर पाई मैंने लिया है, पाई 1 लिया है यूरिया को, तो यूरिया का मोलर मास 60 और ये कितना हो गया ग्लूकोज का 180। सर पाई 1 इज 3/1, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। या तो तुम बेटा उस तरह से सीधा निकाल दो, नहीं तो कोई बोले नहीं नहीं सर हम देखिए सर जल्दी का काम नहीं करते हैं, हाँ जल्दी का नाम, तो बेटा ऐसे लिखो, फिर तुम ऐसे लिखो पाई इज इक्वल्स टू 10 अपॉन, सर ये मोलर मास कितना है यूरिया का 60 इंटू 1000 अपॉन, सर ये देख लो वॉल्यूम कितना हो गया 100 इंटू आर इंटू टी। सर फिर पाई 2 को निकालोगे तो पाई 2 की वैल्यू अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो, ये देख लो 10RT/6 आ गया, ये देख लो 10/180 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू RT आ जाएगा। सर ये देखिएगा यहां पर देखोगे तो ये कितना आ गया 10/18
RT। सर अब तुमको खुद पता चल रहा है कौन बड़ा होगा कौन। सर देख लो सर, बड़े नंबर को 10RT है, ऊपर का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देख लो 6 से डिवाइड करो 18 से डिवाइड कर रहे हो, सर पाई 1 की वैल्यू ग्रेटर देन पाई 2 आएगी। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। मुझसे पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा एग्जाम हॉल में बेटा ऐसे कर दिया करो। अगर बाकी सारी कंडीशन सेम है तो एग्जाम हॉल में बेटा इतना टाइम नहीं देना है, एग्जाम हॉल ज्यादा दूर नहीं, 2-3 महीने बाद ही है, तो वहां पर बेटा ये वाला मेथड करने का लॉजिक नहीं है। सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्योंकि बाकी सारा कुछ सेम है तो मोलर मास पे ही डिपेंड करेगा। आंसर निकाल दो। यहां पर देखो आइसोटोनिक बोल रहा है, क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और आइसोटोनिक के बारे में बताओ। आइसोटोनिक बोल रहा है तो बेटा आइसोटोनिक कैसा होता है? सर एक बात बताइए, फिर से मास बाय वॉल्यूम बोल रहा है, टेम्परेचर कुछ नहीं बोल रहा, तो मतलब रूम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर का रोल खत्म। सर तुमसे बोल रहा है कि पाई ऑफ केन शुगर। अब बेटा एग्जाम हॉल में तुम चाहते हो इतना शुद्ध शुद्ध लिखना तो लिख सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब सर R/T दोनों के लिए सेम है तो मैं क्यों लिखूं? सर कॉन्सेंट्रेशन, अब अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो मैं लिख भी देता हूं, लेकिन बेटा एग्जाम हॉल में ट्राई करना कि कॉन्सेंट्रेट RT कैंसिल, मुझे पहले से ही टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है तो कैंसिल कर लेता। सर कॉन्सेंट्रेशन में देखो, सर कॉन्सेंट्रेशन में इसके केस में कितना है, पहले वाले में 5 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास, केन शुगर का सुक्रोज होता है बेटा 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा, परसेंटेज दिया है तो इसका कितना है 0.877 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास नहीं पता है, इनटू क्या कर दूं 1000/100 कर दूं, इनटू 1000/100 कर दूं। सर ये देख लो ना, इधर से इधर काट ही दो पूरा, क्या हुआ? तो भैया इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मोलर मास ऑफ एक्स देखोगे 342 इंटू 0.877 डिवाइडेड बाई 5, मोलर मास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे मोलर मास ऑफ एक्स तो कितना आ जाएगा, अब देख लो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लो 6 आ गया, 60 कितना आ जाएगा 68 पॉइंट, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ गया 68.4, 68.4 का 0.8 टाइम्स, मतलब 68 से तो कम ही होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एग्जाम हॉल में सीधा सीधा ये ऑप्शन टिक मार सकते हो, एग्जाम हॉल में सीधा सीधा ये ऑप्शन टिक मार सकते हो। तो ये देख लेना, पता चला सर कैलकुलेशन करने में लगे पड़े, कैलकुलेशन उतना नहीं पूछता एग्जाम हॉल में, उतना ही कैलकुलेशन नहीं पूछता जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी ही पूछी जाती है, चाहे वो इस साल का 2025 का पेपर हो, चाहे 2026 का ही पेपर बता रहा हूं। कैलकुलेशन 45 में से फिजिकल केमिस्ट्री के अगर पूछने होंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ऐसी होगी जिसमें कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लग रहा हो। अदरवाइज भैया कैलकुलेशन बहुत आसानी से निकल जाती है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, आप उसके ऊपर ज्यादा मतलब टाइम मत वेस्ट करना। अब आते हैं बेटा सबसे रोमांचक और सबसे बेहतरीन चीजों पे। बेटा आज की क्लास के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग भाई क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगा सकते हैं लगाइए, कोशिश यही है डीपीज इस वीक से कोशिश रहेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ डीपीज की कोशिश रहेगी कि मैं डीपी टाइमली आ जाए, बट थोड़ा बहुत अगर लेट होता है तो बेटा उसको मैनेज कर लेना। मैंने कोशिश करी थी, सैटरडे को सारी डीपीज चली गई थी, आज की डीपीज मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि आज आ जाएगी। कोशिश करिएगा आज शाम तक आप अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि आज ये टॉपिक करेंगे तो इस टॉपिक को करने के बाद इसका जब तक प्रैक्टिस नहीं करे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि कल बेटा रिडॉक्स चालू होगा ना, तो रिडॉक्स में शुरुआत वाला पोर्शन तुम्हें पता है, रिडॉक्स चैप्टर एज कंपेयर टू इन चैप्टर्स के बहुत ईजी सा चैप्टर है। मजा तो थर्मोडायनेमिक्स से आना शुरू होता है, मजा तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वो वाला जब फेज चालू होगा ना, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल, आयनिक, हाँ इलेक्ट्रो, ये सब जब आता है तब रियल में एकदम गंद मचता है कि भाई इधर का कॉन्सेप्ट उधर, उधर का कॉन्सेप्ट इधर, तब ज्यादा मजा आता है। लेकिन हाँ भाई कल से नया चैप्टर चालू होगा तब भी इसको प्रैक्टिस करनी है। वेंटो फैक्टर की बात करते हैं तो वेंटो फैक्टर क्या है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर आई से। ये क्या है, तो ये एक्चुअली मेजर जो कॉन्सेप्ट है इसका, वेंटो फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, मतलब जो आयंस फॉर्म नहीं करते, जो डिसोसिएट नहीं करते, और एक होते इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान सुनिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते इलेक्ट्रोलाइट्स। दिक्कत क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डू नॉट
डिसोसिएट और एसोसिएट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। वो डिसॉल्व होने पे नहीं डिसोसिएट करते हैं ना एसोसिएट करते हैं। सर ये जब भी सॉल्यूशन में जाते हैं नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया है, ये भैया पानी में पड़ा रहेगा, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, भाई साहब ऐसे ही पड़े हुए। सर ये देख लीजिएगा, इनका एकदम बेस्ट, ये आराम से पड़े हुए। इनके लिए वेंटा फैक्टर का कोई रोल नहीं। इनसे कोई पूछेगा तो इनका वेंटा फैक्टर हमेशा कितना होगा, ऑलवेज याद रखिएगा, इनके केस में वेंटा फैक्टर कितना होगा, ऑलवेज 1, क्योंकि ये डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करते। इनके नंबर ऑफ पार्टिकल शुरुआत में भी उतने ही रहने, डिसोल्यूशन के बाद भी उतने ही रहने। मतलब यूरिया है वो पहले भी एक पार्टिकल था शुरुआत में भी और बाद में भी जाके एक ही पार्टिकल रहा। यूरिया डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हुआ, इसीलिए इसका इन लोगों के केस में वेंटा फैक्टर हमेशा क्या मान लेना है, 1। 1 है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 को अगर तुम वेंटा फैक्टर डिफाइन करते हो तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करते हैं, ये क्या करते हैं सर, दे डिसोसिएट और एसोसिएट। जिंदगी में देखो, दे डिसोसिएट और एसोसिएट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ये लोग क्या करते हैं भैया, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ये क्या करते हैं, एसोसिएट या फिर डिसोसिएट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इनका एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे अब NaCl है, तुम्हें भी पता है NaCl भाई साहब ऐसे तो एक पार्टिकल है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है NaCl सॉलिड देखोगे ऐसे दिखेगा, लेकिन NaCl को डिसॉल्व कर दो, NaCl को डिसॉल्व कर दो, सर पानी दे दो, सर देखो ना ये अपने रंग में आ जाता है, Na प्लस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। सर देख लो, इनका देखोगे इनकी अलग ही हरकतें चल रही है, इनका अलग ही हरकत चल रहा है, ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। ये देख लो, पानी डालोगे ये बन जाएगा Na प्लस Cl माइनस। मतलब भाई साहब ये रहने को इधर सॉलिड है, लेकिन जैसे ही पानी में गए आयंस में कन्वर्ट हो गए। ऐसे लोगों को क्या बोलते हो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनके केस में वेंटा फैक्टर इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये भैया 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पक्का। सर पहले तो ये समझो, जो आज अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया है सबके लिए, बट अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वेंटा फैक्टर 1 होता है। रीजन कि सर वेंटा फैक्टर 1 क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल शुरुआत में थे उतने ही बाद में, यहां पर चेंजेस आते हैं। इसी से बेटा पहला डेफिनेशन या पहला फैक्टर या पहला जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो इसी से आना शुरू होगा। वेंटा फैक्टर की बात करते हैं तो वेंटा फैक्टर बेटा जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वेंटा फैक्टर का पहला फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय number of particles before dissociation or association, before dissociation or association। वेंटा फैक्टर का बेटा पहला फॉर्मूला आप देखोगे तो पहला फॉर्मूला आपके लाइफ में सर पहला फॉर्मूला क्या बता रहा है कि ये नंबर, अब देख लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में भैया आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन सेम नंबर रहना है, तो उसके केस में वेंटा फैक्टर हमेशा 1 होना है। वेंटा फैक्टर देखोगे तो भैया वेंटा फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिसाइड होता है। जैसे NaCl है तो इसके केस में वेंटा फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अब दिक्कत ये है, पहली बात सर हम लोग वेंटा फैक्टर पढ़ते किसके लिए, वेंटा फैक्टर का मेजर रोल किसके लिए आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि यहां पर I इज नॉट इक्वल्स टू 1, यहां पर I इज फिक्स्ड कि सर ये नहीं कुछ करता है ये। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी बदमाश है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या बदमाशी करता है सर, इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 टाइप का है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 टाइप का होता है बेटा। अब एक तो ये डिसोसिएट या एसोसिएट करता है, दूसरा इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन आया था ना, ऐसे ही एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर एक तो है चुपचाप अपना पढ़ाई किया चला गया, ठीक है, एक होता है जैसे देखो अपनी क्लास में जैसे होता ना कि आया
पढ़ के चला गया। इसको मतलब नहीं है कि तुम कहाँ से हो, किस जगह से आए हो, उसको जैसे कमेंट सेक्शन के लिए बोला तो जाके दूसरे का कमेंट नहीं पढ़ रहा है कि कौन कहाँ से है, किसके बीच में, हाँ गुलू गुलू सी बातें किसके किसके बीच में चली, वो सब नहीं जानता, वो अपना आया चला गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है, भले ही अपनी लव स्टोरी चले चाहे ना कर, दूसरे का लव स्टोरी देख के मुस्कुरा रहे होते, मजा पता नहीं अलग ही टाइप के हम लोग हो गए ना। हाँ मतलब मैं तो कभी कभी खुद के बारे में सोचता हूँ कि यार क्या चल क्या रहा है, मतलब पता नहीं तुम लोग का, मैं दोस्त का ब्रेकअप हो रहा है मैं सैड गाने सुन रहा हूँ, हाँ अच्छा सीला दिया तो मतलब कुछ भी सुन रहा हूँ यार मैं, हाँ वो कैलाश खेर का वो अजीब अजीब से गाने रोते पीटते हुए गाने सुन रहा हूँ मैं, सैयारा रे सैयारा सुन रहा हूँ मैं, क्यों भाई, दो मतलब दोस्त का ब्रेकअप हो रहा है और हम लोग बैठे हुए, मैं कितनी बार तो मैं उसके बदले का रो रहा हूँ कि यार क्या हो गया तेरे साथ। ठीक है, ये है नॉन इलेक्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो अपना आया पढ़ के चला, ये क्या है बेचारे एसोसिएट, ये थोड़ा सा हम जैसे लोग हैं ये थोड़ा बदमाशी कर लेते। अब इसमें भी दो टाइप के, एक होते हैं स्ट्रांग वाले कि एकदम भैया दोस्त के साथ ही जिएंगे चाहे मरेंगे, होता है ना किसी को हो जाता है भाई कुछ कुछ ऐसा वायरस काट लेता है, वो बोलता है अरे नीट अगले साल लेकिन अभी जिंदगी सेटल होना है, अभी जो है अभी सारी रिस्पेक्ट अभी सारा मतलब प्यार उमड़ के आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये भैया एकदम भैया सोचेगा, अरे काहे का सोचना, ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनके केस में देखोगे तो ये क्या होगा 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इनका भैया सीधा सी बात है कि अगर भैया हो गया तो 100% होगा, मतलब तगड़ा प्यार एकदम, मतलब दोस्ती हो गई दोस्त के लिए फालतू का, हाँ ऐसी दोस्ती निभाएंगे, मतलब दोस्त बुला रहा है ठंड में कुछ नहीं काम है, चलो भाई जाके बैठे हुए हैं किस बात के लिए, मैसेज का रिप्लाई, हाय का रिप्लाई का वेट कर रहे हैं 5 लड़के, हाँ कि आएगा आएगा आएगा, कोई काम नहीं है। ठीक है 100% दोस्ती दिखा रहे हैं, 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब इनकी हालत ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि बेटा एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड यूज किया जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक वर्ड यूज किया जाता है, वो 1 मोल से बताता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा एक वर्ड यूज किया जाता है अल्फा। ये क्या बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या बताता है कि सर आप कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन फ्रॉम 1 मोल। अब ये डिसोसिएशन के लिए लिखा है, सेम चीज एसोसिएशन के लिए लिख सकते हो, फ्रॉम 1 मोल ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट से कितना जाता है, ये बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन है। इनके केस में देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, तो इनके केस में अल्फा की वैल्यू होती है 1, क्या वो एसोसिएशन करे या डिसोसिएशन करे, इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन ये 100% वाले लोग, इनको डाउट नहीं है कि भैया दोस्त है या मतलब हो गया तो हो गया। अब हाँ वो गाना नहीं चलता है कौन सा, दिल दिया है जान भी देंगे आए सनम तेरे लिए, हाँ वैसे ही अभी तो सिर्फ बैच दिया है, नोट्स भी देंगे, टेस्ट भी नहीं देंगे, ऐ सनम तेरे लिए, ऐसे करके चल रहा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। मान लो डिसोसिएट कर रहा है, ये देखो डिसोसिएशन कर रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था NaCl का, तो NaCl का डिसोसिएशन देखोगे तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखोगे तो भैया ये पूरा का पूरा टूटेगा। सर यहां पर देख लो आई की वैल्यू निकालनी है, ये देखना सर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन है 2, सर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले हैं सर 1, सर आई की वैल्यू क्या आ गई 2/1, सर 2 आ गई। अगर एसोसिएशन कर रहा है कोई, अगर कोई एसोसिएशन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो 3A मिलके A3 बना रहे हैं, 3A मिलके A3 बना लिए, 3A आए और बना के एसोसिएट कर गए, A3 बना गए, सर बताओगे आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितने हैं सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बताओ, जब मिल गए, एसोसिएट का मतलब क्या हो गया सर मिल गए, 3A आए मिलके एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, तो सर आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। देख लो सर स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा का कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन, यहाँ अल्फा की वैल्यू होती है 1, लेकिन वही वीक है। और वीक वाले में क्या होता है सर, देखो ये बंदा भी काम का है, स्ट्रांग वाला बंदा भी काम का है। क्यों? क्योंकि भाई ये दोस्ती यारी भी करता है ना, तो बहुत तगड़ी वाली कर लेता है। इसको भाई साहब अटेम्प्ट का टेंशन नहीं रहता, इसको लगता है कि आराम से जिंदगी चलनी चाहिए, दोस्ती है दोस्ती है। ठीक है, ये बंदा देखो, ये बंदा पढ़ के निकल गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको तो मतलब ही नहीं रहा डिसोसिएशन एसोसिएशन, चुपचाप आया पढ़ के चला गया। ये बंदा आया बोला सर हम तो भैया दोस्ती के लिए जीते हैं सर, हम आप लोगों के चक्कर में, आपका क्या है, आप अगले साल हाँ पढ़ा के निकल जाइएगा कॉलेज में, मान लो था आप तो पढ़ा के निकल जाइएगा, दोस्त ही रहेगा हमारे साथ बकैती करने के लिए, तो वही इसके लिए चक्कर में रहता है। अब देखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ जो सुन रहे होंगे अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, ये होते हैं बेटा, ये थोड़े से, ये थोड़ा थोड़ा मजे लेने वाले लोग नहीं होते, लेस देन 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये जो होते हैं ना कि हाँ भाई तेरा साथ दूंगा, और साथ देने के नाम पे क्या करेंगे, फोन ही नहीं उठाएंगे, इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो होता है बेटा वो लेस देन 100% होगा। यहां पर भैया 100% से कम, यहां पर देखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। याद रखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा अगर आपको परसेंटेज में दी है तो उसको डिवाइड करके अल्फा फ्रैक्शन में लीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स में अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में यूज करना है, अल्फा हमेशा ऑलवेज इन फ्रैक्शन, फॉर न्यूमेरिकल्स फ्रैक्शन यूज करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए हमेशा भैया फ्रैक्शन में यूज करना है। ध्यान से देखिए, अल्फा जानबूझ के वो परसेंटेज में दिया होगा 40% 50%, तो परसेंटेज दिया है डिवाइड बाई 100 कर दो, फ्रैक्शन में आ गया। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भैया एक मूल में से कितना डिसोसिएट करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार मन तो बदमाशी तो सबके मन में करता है, तो वो क्या करेंगे, अब जैसे पढ़ाई वढ़ाई कर लें, कुछ लोग होते हैं बदमाश जानता हूं मैं, कुछ होते हैं भैया ये तो पूरा ही बर्बाद हो चुके होते हैं, इनको तो लगता है कि जो हाँ जो भी लड़का या लड़की बात कर रहा है, मतलब ओरिजिनल बच्चा बात कर रहा है, उसका मतलब कुछ तो ऐसे मतलब आइडियाज आते, एक दो तो मैसेज ऐसे आ रखे हैं भाई साहब, पूरा साल भर का रिचार्ज करवा दिया, हाँ पता चला प्रिया के नाम से और उसके नाम से, और वो प्रिया जो है प्रियंका प्रियंका बोल रहा था, पता चला प्रियंका जो है प्रियंका का नाम ही चेंज हो गया, अगले दिन से वो गायब ही हो गया। अब जिस नंबर का रिचार्ज किया उस नंबर को ब्लॉक आ रहा है, घर वालों के नंबर से कर रहा है सब ब्लॉक आ रहा है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा ये अलग है। लेकिन कुछ होते हैं मतलब कुछ होते हैं दोस्त ऐसे जो मजे लेने वाले, तो ये कुछ होते हैं, ये क्या करते दो कमेंट में जाके कमेंट कर देंगे, जैसी बात शुरू होगी थोड़ा थोड़ा मजा लेते, रात में 11 बजे मैसेज कर रहे, पढ़ वढ़ के सोचने टाइम नहीं होता कि मजे लेने वाले लोग, इनका डिसोसिएशन लेस देन 100% है। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भाई जो करेगा, चाहे डिसोसिएट हो, बर्बाद होगा तो पूरा अच्छे से, आबाद होगा तो पूरा अच्छे से, लेकिन वीक वाले क्या है एकदम मजे में चलते। इनके केस में देखोगे अल्फा की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। अगर इसके केस में डिसोसिएशन करोगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसके केस में डिसोसिएशन करोगे तो फॉर्मूला याद रखना, इसके केस में जब भी डिसोसिएशन होगी, मान लो कोई पार्टिकल टूट रहा है, अगर कोई पार्टिकल टूट रहा है बेटा ध्यान से देखिएगा, एक मोल पार्टिकल अगर कितने में टूट रहा है, n में, तो याद रखिएगा डिसोसिएशन के केस में आई और अल्फा का रिलेशन बेटा, यहां आई डायरेक्ट नहीं लिख सकते, स्ट्रॉन्ग था आई डायरेक्ट लिख दिया आपने, बट यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू n-1 इंटू अल्फा। याद रखिएगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन यहां पर अल्फा से आई रिलेट होता है, किसके केस में, वीक में। अल्फा की वैल्यू 1 होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर याद रखिएगा अगर यही एसोसिएशन होने लगे, अगर यहीं पर एसोसिएशन होने लगे, देख लो एक पार्टिकल से n पार्टिकल, अगर जैसे NaCl के लिखना होता तो आई की वैल्यू क्या होती, 1 + 2 - 1, कितने पार्टिकल्स बने, 2 - 1, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट करना। एसोसिएशन उल्टा लिख देता हूं, ये लो बेटा, ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल तक याद रखिएगा। एसोसिएशन के केस में आई की जो वैल्यू होती है 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। देख लो, तो अल्फा के केस को रिलेट करते रहना, ध्यान रखना अपने पास डिसोसिएशन हो एसोसिएशन हो। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये देखो अब मैंने मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूं कैल्शियम क्लोराइड का, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
अगर स्ट्रांग है, देखना बेटा, अगर स्ट्रांग है, ये देख लो कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, कैल्शियम प्लस 2 Cl-, प्लीज बेटा देखिएगा यहां पर, अगर ये स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में मैं इसकी वैल्यू आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू बेटा सीधा लिख सकता हूं कितना, सर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है, 2 और 1 3 डिवाइड बाय इनिशियल कितना है 1, सर 3/1 लिख दूंगा। अगर ये स्ट्रांग है तो 3/1 लिख दूंगा। बट अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर दिस वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस केस में आई की वैल्यू ध्यान से देखिएगा कैसे लिखूंगा, आई की वैल्यू 1 प्लस, ये देख ली, आई की वैल्यू 1 प्लस क्या लिखा जाएगा, कितने पार्टिकल्स में से टूट रहा है, एक मोल से कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है 3, -1 इंटू अल्फा, आई की वैल्यू 1 + 2 अल्फा लिख दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कंपाउंड, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है तब तो आई की वैल्यू सीधा सीधा कितना आ गया 3, लेकिन अगर वो वीक है तो 1 + 2 अल्फा, क्या आ जाएगा 1 + 2 अल्फा आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या लिख देंगे 1 + 2 अल्फा। ध्यान से देखिए, सेम कंपाउंड, ये देखो अगर एसोसिएशन हो रहा है, ये देख लो, ये डिसोसिएशन के केस लिखवा रहा हूं, डिसोसिएशन के केस इधर लिखवा रहा हूं बेटा, एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर एसोसिएशन का केस लिखवाऊंगा तो ये एसोसिएशन का केस देख लो सर, अगर ये स्ट्रांग है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, बी अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू बेटा डायरेक्ट आ जाएगी 1/4, देख लो आई की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, आई की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। लेकिन अगर यही बंदा वीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो बेटा इसके केस में देख लो सर 1/4 कैसे, 4 पार्टिकल है, बाद में कितना है 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल, आफ्टर एसोसिएशन 1 है, बिफोर कितना है 4 है, तो सर 1/4। एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो सर आई की वैल्यू कम होगी, थोड़ा लो आएगा। आई की वैल्यू यहां पर देखोगे तो 1 + 1/, देख लेना अपने पास 1/4 - 1 इंटू अल्फा, क्योंकि n क्या है ये देख लो, n क्या है सर, n के बारे में बोला जाए तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसके केस में n क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर गोइंग एसोसिएशन टू फॉर्म 1 मोल, यहां पर देख लो, यहां पर क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, इस केस में 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट हुआ। तो एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो बेटा, अब इसके केस में निकालोगे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, ये -4 हो गया, -3 अल्फा/4 आ जाए। सर देख लो सेम ही कंपाउंड, लेकिन अगर स्ट्रांग हुआ तब तो डायरेक्ट निकल गया, स्ट्रांग में अल्फा कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन अगर वीक हुआ बेटा, अगर वीक हुआ तो वीक के केस में क्या हो जाएगा, वीक के केस में क्या हो जाएगा देख लो, वीक के केस में क्या हो जाएगा ये देख लो। सर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये देखो, अगर मैं तुमसे ऐसा लिख रहा हूं, डिसोसिएशन का ही ले रहा हूं एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर तुम इसको तोड़ोगे बेटा, इसको तोड़ोगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको तोड़ोगे, चलो चाहो तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके आई की वैल्यू बता सकते हो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके आई की वैल्यू बता सकते हो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू लिख सकते हो। बेटा वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, क्योंकि बेटा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पास चीजें होंगी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू बताओ, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू बता दो। सर देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालेंगे देख लो। सर यहां पर तोड़ोगे तो इसके केस में क्या टूटेगा, 3Mg+2 टूटेगा, और 2PO4 -3 टूटेगा बेटा,
क्रिस क्रॉस मेथड याद है सर? क्रिस क्रॉस मेथड ये देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल, तो 5/1 आ जाएगा। 5/1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके केस में देखोगे तो आई की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट में 1 प्लस सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डिसोसिएट हो रहे 1 मोल से? 5 - 1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 4 अल्फा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 4 अल्फा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट देख लो, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट देख लो। आई इज इक्वल्स टू 1 + 4 अल्फा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई इज इक्वल्स टू 5। सर आ रहा है? आप इसके केस में भी देख लो, यहां पर आई की वैल्यू 3 पार्टिकल मिलके क्या बना रहे हैं? 1 पार्टिकल, तो आई की वैल्यू यहां पर बिना किसी उसके आराम से आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% डिसोसिएशन, 100% एसोसिएशन, तो इसके केस में अल्फा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन इसके केस में देखोगे तो भैया 3 पार्टिकल मिलके एक बना रहे हैं, तो सर ये हो गया। आई की वैल्यू देखोगे 1 - 2 अल्फा/3 आ जाएगा। आई की वैल्यू 1 - 2 अल्फा/3 आ जाएगा। तो एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, इन दोनों केस का ध्यान रखिएगा, खासकर वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का ध्यान रखिएगा। भाई साहब वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है भैया, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। अच्छा, वेंटो फैक्टर आने से हमें क्या फायदा? वेंटो फैक्टर बेटा, वेंटो फैक्टर से ध्यान सुनना, वेंटो फैक्टर के आने से हमारा फायदा या लॉस क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दूं, वेंटो फैक्टर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? पहले तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों कैलकुलेट किया? ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसका रीजन बताता हूं। इसका रीजन क्या है? जैसे हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुआ। मान लो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, 0.01 मोलल, ये देख लो, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन दे देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें इसकी मोलालिटी देता हूं, ध्यान सुनना, इसकी मोलालिटी एक सॉल्यूशन ये देता हूं, और ये देखना 0.01 मोलर। अगर मैं ये दे देता हूं, इन दोनों को दे देता हूं, अब मैं तुम्हारे हाथ में ये दे दूं, बोलूं कि भैया एक काम करो, तुम्हारे पास मोलालिटी सेम है, मोलालिटी सेम है, यूरिया है और एक साइड NaCl है। तुम एक काम करो, इसके लिए क्या कैलकुलेट करो? डेल्टा TF कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। तुमने बोला अरे सर क्या बात करो, डेल्टा TF क्या हो जाएगा? KF इंटू 0.01 आ जाएगा। सर मैंने बोला नहीं, डेल्टा TB कैलकुलेट करो। तुमने बोला सर क्या बात कर रहे हो, डेल्टा TB कितना आ जाएगा? कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KB इंटू 0.01 आ जाएगी। मैंने बोला इसके लिए कैलकुलेट करो, बोला अरे सर क्या मजे ले रहे हो आप, मतलब डेल्टा TF कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो। डेल्टा TF कैलकुलेट कर दिया मैंने। अगर देखो ना बेटा, आप KF इंटू क्या कर रहे हो? 0.01। सर अगर आप डेल्टा TB कैलकुलेट करना चाहते हो तो डेल्टा TB क्या आ जाएगा? सर ये क्या आ जाएगा? KB इंटू 0.01, यही होगा। डेल्टा TF और डेल्टा TB दोनों के लिए कैलकुलेट किया, मोलालिटी सेम है भैया, जो फॉर्मूला था KF इंटू मोलालिटी कर दिया। मैंने कहा चलो तुमने कैलकुलेट कर दिया, एक काम करो बेटा, एक्सपेरिमेंट से भी कैलकुलेट करते, एक्सपेरिमेंट से देखने क्या आता है। ये कैलकुलेट तुमने कैसे किया? KF इंटू M से। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट से देखो, एक्सपेरिमेंटली आप चेक करो। तुमने बोला सर चलिए कर लेते, इसमें क्या है, कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो डेल्टा TF की जो वैल्यू है सर वो एग्जैक्टली उतनी ही आ रही है। सर डेल्टा TB की वैल्यू देखी गई, क्या बात है यार, बच्चे ने बहुत सही कैलकुलेशन करी है। तुमने बोला सर इसमें क्या ही नया है, सही बात है। सर दिक्कत क्या हुई, जब हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, हमने इसमें गए, इसके पास एक्सपेरिमेंटली चेक करने गए, हमने कहा यार बहुत बढ़िया इस बच्चे ने कैलकुलेशन करी है, चलो चेक करते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट करने गए, ऑब्जर्व करने गए, एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व बेटा, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर वैल्यू मिल रही है 2 टाइम्स ये। मैंने कहा डेल्टा TB चेक कर लो यार, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, मशीन गड़बड़ होगी। बोलता नहीं सर सब जगह 2 टाइम्स आ रहा है, ऐसा क्यों? यहां पर लोगों का दिमाग घुमा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। यूरिया के केस में तो सेम वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड ऑब्जर्व सेम आ रहा है। यूरिया के केस में देख लो, यूरिया के केस में क्या हो रहा है, कैलकुलेटेड ऑब्जर्व सेम आ रहा है, बट यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई आ जा रहा है। ये 2 वाला फैक्टर कहां से आ गया? फिर यहां से लोगों को दिमाग में आया कि अच्छा बता रहा हूं, ध्यान सुनना, यहां पर 2 क्यों आया?
बिकॉज NaCl जब पानी में गया तो भैया वो एक पार्टिकल की तरह नहीं रहा। यूरिया क्या था, शुरुआत में भी एक पार्टिकल था, बाद में भी एक पार्टिकल, डिसोल्यूशन के बाद भी एक पार्टिकल रहा। इसीलिए वहां पर सर यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसीलिए वहां पर कोई टेंशन नहीं थी। सर यहां पर देखोगे, सर यहां डेल्टा TF ऑब्जॉर्व्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा TF कैलकुलेटेड, इनके केस में सेम सेम वैल्यूज आ गई। सर डेल्टा TB ऑब्जॉर्व्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा TF TB कैलकुलेटेड, यहां पर ये सेम सेम वैल्यू आई, क्योंकि ये क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए वेंटर फैक्टर कितना था, 1 था। लेकिन अगर तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम इसके बारे में पूछोगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अलग अलग क्यों आया, बिकॉज ध्यान सुनिएगा, NaCl बेटा एक पार्टिकल नहीं है, जैसे ही वो पानी में जा रहा है, पानी में बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, डबल। सर देख लो, पानी में जैसे ही गए, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेटा एक ही चीज से मतलब है, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। शायद इसीलिए हमने वेंटर फैक्टर निकाला, क्योंकि आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे ऊपर वाला, वो एक NaCl मान के चल रहे थे कि अरे भैया NaCl अकेला है अकेला है। ये 2 टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक नहीं रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 हो गए। यहां पर बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट और ये डिसोसिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है और डिसोसिएट कर रहा है, तो ये चेंज क्यों आया। यहां पर डेल्टा TB ऑब्जॉर्व्ड इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा TB कैलकुलेटेड। इसका रीजन आपको पता चल रहा है क्यों, क्योंकि भैया पहली बात की जो चीज डेल्टा TF ऑब्जॉर्व्ड इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा TF कैलकुलेटेड, ये पता चल रही है। क्यों ऐसा हुआ, उसका रीजन पता चला, क्योंकि यहां एक पार्टिकल नहीं है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे ना बेटा, चाहे वो एसोसिएट कर रहे हो चाहे डिसोसिएट कर रहे हो, जैसे ही पानी में या कहीं भी जाएंगे वो फटाफट क्या करेंगे, डिसोल्यूशन या फिर एसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा चेंज होंगे। यूरिया में ऐसा नहीं था, इसीलिए वेंटर फैक्टर क्या रहा, 1। सर याद रखिएगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेंटर फैक्टर का सर क्यों आया, वेंटर फैक्टर का एक बेटा एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, वेंटर फैक्टर का एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, वेंटर फैक्टर आई सर निकालने का एक तरीका और होता है। कैसे, एक काम करो, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2। वेंटर फैक्टर या तो तुम नंबर ऑफ पार्टिकल से निकाल लेते हो, या फिर सर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वेंटर फैक्टर निकालना है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, कैलकुलेट जो आपने किया हुआ है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर वेंटर फैक्टर जो होता है, वेंटर फैक्टर निकालने का एक तरीका ये हो जाता है, वेंटर फैक्टर जब भी निकालने जाओगे एक्सपेरिमेंटली अपॉन कैलकुलेटेड करोगे, एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। मतलब एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड का भी रेशियो लेते हो तो वेंटर फैक्टर आता है। और दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आप डिसोसिएशन करते हैं बेटा तो वेंटर फैक्टर का लास्ट फॉर्मूला देख लो, वेंटर फैक्टर बेटा लास्ट फॉर्मूला, वेंटर फैक्टर का लास्ट फॉर्मूला आई। सर एक फॉर्मूला और होता है, क्या कि सर अगर आप मतलब जाओगे डिसोसिएट या एसोसिएट करोगे, अगर डिसोसिएट करोगे तो ऑब्वियस है जो इधर आपका मास है, जो आपका मास इधर है, जो भी आपका मोलर मास है, आफ्टर डिसोसिएशन चाहे आप थोड़ा सा ही क्यों ना डिसोसिएट करो, आपका मास कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो देखना बेटा, ध्यान सुनना अपने पास, जब भी वेंटर फैक्टर निकालने जाते हैं तो या तो नंबर ऑफ पार्टिकल से निकाल लो, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू का रेशियो ले लो तो भी वेंटर फैक्टर आता है, या फिर सर याद रखिएगा आपके पास 2 टाइप के मासेज आते हैं, एक आता है नॉर्मल या फिर नॉर्मल मास और डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। सर नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये ध्यान सुनिएगा, वेंटर फैक्टर निकालने का एक तरीका, नॉर्मल मोलर मास इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल, या फिर फॉर्मूला जो आपके फॉर्मूले से आपका मोलर मास मिलता है, नॉर्मल मोलर मास या फिर फॉर्मूलर मोलर मास। और एबनॉर्मल का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड फ्रॉम
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला। अगर आप पहले वाले प्रॉपर्टीज फॉर्मूले से यूज करो, जैसे कल तक आप कैलकुलेट कर रहे थे, इवन अभी आपने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी कैलकुलेट किया मोलर मास, तो जो वहां से कैलकुलेट करोगे उन दोनों में जो डिफरेंस आता है, क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि बेटा आप डिसोसिएट करो चाहे एसोसिएट करो, डिसोसिएशन करो चाहे एसोसिएशन करो, दोनों के केस में क्या होता है सर, आपके पास मास का कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। तो वेंटर फैक्टर बेटा इसका भी रेशियो होता है। आप खुद से बताना, देख लो यहां पर, ये देख लो, अगर कोई डिसोसिएट कर रहा है, कोई डिसोसिएशन दिखाता है बेटा, डिसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, वेंटर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। वेंटर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सर एसोसिएशन करेगा तो वेंटर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि भैया एसोसिएट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सर यहां पर एक बड़ी बात बोल रहा हूं, ये देखो, ये क्या है? ग्रेटर देन 1। तो नॉर्मल मोलर मास ऑलवेज, अगर आप डिसोसिएट करोगे तो बेटा आपका शुरुआत का मोलर मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एबनॉर्मल। क्यों? क्योंकि सर आप शुरुआत में डिसोसिएट कर रहे हो, मतलब आप जाके क्या कर रहे हो? टूट रहे हो, तो ऑब्वियस है ना, आपका नॉर्मल मोलर मास जो बाहर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो सॉल्यूशन के अंदर है। एबनॉर्मल का मतलब क्या होगा? जो सॉल्यूशन के अंदर है, टूटने के कारण जो हो रहा हो, कुछ ना कुछ मास में डिफरेंट आ रहा होगा। तो नॉर्मल का मतलब जो आपका बाहर है, NaCl है बाहर अपना अलग है, लेकिन जैसे टूटा तो उसके केस में अलग मास आ जाएगा। सिमिलर इसका जस्ट अपोजिट लगा दो। सर वेंटर फैक्टर यहां पर देख लो, आई की वैल्यू क्या है? सर यहां पर आई की वैल्यू मोलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय मोलर मास एबनॉर्मल। कहीं पर आपका मोलर मास सर ये क्या हो गया? लेस देन 1। इस केस में बिकॉज आप एसोसिएट कर रहे हो, तो याद रखिएगा एसोसिएशन के केस में क्या हो जाता है? एसोसिएशन के केस में क्या हो जाता है कि सर आपका एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आप क्या करते हो? एसोसिएट कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा। डन हो जाए। डिसोसिएशन में मोलर मास कम होता है, एसोसिएशन में मोलर मास ज्यादा होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेंटर फैक्टर से, वेंटर फैक्टर निकालने के बेटा 3 तरीके बता दिए गए, वेंटर फैक्टर निकालने के 3 तरीके बता दिए गए। सर आप देख लीजिए वेंटर फैक्टर निकालने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई इनिशियल देख लो। वेंटर फैक्टर का बेटा पहला फॉर्मूला ये लिखा था हम लोगों ने, सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का वेंटर फैक्टर हमेशा 1। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बेटा क्या होगा? सर वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि सर क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन। अगर टूट रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, एसोसिएट होगा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की कहानी है ये, डिसोसिएशन और एसोसिएशन की ये कहानी है। इसी को हमें ध्यान रखना था, इसी को हमें ध्यान रखना था। हो जाएगा पक्का। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल मोलर मास। सर यहां तक की बातें कर लोगे? यहां तक की बातें हो जाएंगी? श्योर हो? चलो एक काम करो, Na2SO4 है, Na2SO4 का वेंटर फैक्टर बता सकते हो अल्फा के टर्म में? Na2SO4 बेटा कैसे टूटेगा? अब बेटा तोड़ के लिखना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आप फॉर्मूला देख के नहीं समझ पा रहे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे, आई की वैल्यू बेटा डिसोसिएशन है 1 प्लस सर अल्फा मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, आई की वैल्यू कितनी होगी? 3 - 1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2 अल्फा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2 अल्फा। ये लो। अब सर आप इसको बोलो सर ये कैसे? अरे बेटा आप तोड़ के लिखना पड़ रहा है तो अलग कहानी। Na2SO4 टूटना पता होना चाहिए, 2 Na प्लस 1 SO4 माइनस। सर तोड़ दो, 2 Na प्लस 1 FSO माइनस, तोड़ दो। ये देखो वेंटर फैक्टर दिया हुआ है K4FeCN होल 6, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। बेटा इसको तोड़ोगे 100%, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बेटा इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 11th 12th पढ़ के आने के बाद कि आप इसको ऐसे तोड़ना जानते हो। ये फर्दर नहीं टूटेगा, ये अलग से नहीं टूटेगा, साइनाइड अलग नहीं होगा। सर ये कितने पार्टिकल्स बनाएगा? 4 पोटेशियम के पार्टिकल्स होंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। 4 पोटेशियम के पार्टिकल्स और एक क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ये देख
अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, देखना बेटा बहुत प्यारा सा, अभी मैं कोई न्यूमेरिकल उस पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ पार्टिकल्स पे बता रहा हूं। सर इसको तोड़ के देख लो, सर ये कितना हो जाएगा। सर आपको क्रिस क्रॉस मेथड याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर उससे ना आपका चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये देख लो सर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? सर आई की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? m प्लस एन माइनस, यही लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स m प्लस एन है, ठीक है। आपके लिखने का स्टाइल अलग है। सर आई की वैल्यू क्या लिख दोगे? देख लो, अब इसको भी लिखने का स्टाइल इसने चेंज कर दिया है। ये देखना सर, आई की वैल्यू इसने लिखने का स्टाइल देखो, 1 प्लस, सर ये देखिएगा 1 माइनस अल्फा लिख दिया है, 1 प्लस एम अल्फा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। बेटा ये वाला ऑप्शन तो आ ही रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन होगा। फिर कुछ लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई माइनस 1 m प्लस एन माइनस 1। तो ये आई अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर फर्स्ट वाली आ जाएगी। तो सर ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला आ गया, सर 1 आ गया। सर दूसरा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू को इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अल्फा की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस आई, सर 1 माइनस एम माइनस एन। तो सर ये देख लो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा? सर आई 1 माइनस आई 1 माइनस एम माइनस एन। तो ये देख लो सर, सारे के सारे ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। बेटा ध्यान से देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तैयार रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तैयार रहिएगा। डन हो जाएगा। अच्छा अब यहां पर देखोगे एनसीईआरटी में एक टेबल मिलेगी, एनसीईआरटी में ये टेबल आपको मिल जाएगी, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी में एक टेबल आपको मिलेगी, इस टेबल को देख लो। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहा है, तो देख लो सीधा सीधा वैल्यू आ रही है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान सुनिएगा। अगर वेंटा फैक्टर की वैल्यू, बेटा एनसीईआरटी की टेबल है, ऐसा नहीं कि मजाक में बता रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, पता चला यही मिस कर गए। टेबल को देख लो सर, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, सर इस केस में जो ये लिया गया है, ये क्या कंसिडर किया गया है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रहा है, मोलालिटी जितनी कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, याद रखिएगा सर यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट में उतना ज्यादा बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा बढ़ता है। उल्टा लोग सोचते हैं, लगता है कि अरे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा। नहीं सर, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं। और सर याद रखिएगा सर, आपका जो भी वेंटा फैक्टर है, वेंटा फैक्टर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आपको लगे कि सर कहां से आ गया, तो वेट कीजिएगा, एक रूल होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहां से आता है ये चीज। अभी बिकॉज आपने सॉल्यूशन पढ़ना है तो मैं इसलिए अभी सिर्फ नाम बता देता हूं, अदरवाइज ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई ये है, इस टेबल के बारे में याद रखिए। लोगों को ये लगे उल्टा ऑर्डर दे सकते हैं, ये वैल्यूज ना देके एनसीईआरटी में टेबल में खाली ऑप्शन पूछ लेना कि NaCl के लिए बताओ वेंटा फैक्टर कब बड़ा होगा, तो लोग उल्टा लगा देंगे। याद रखिएगा जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा बढ़ता है। ये कहां पढ़ेंगे हम लोग? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, इक्विलिब्रियम में बेटा पढ़ने को मिलेगा, डेरिवेशन भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान जाओ कि वेंटा फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ता है। एनसीईआरटी में ये टेबल आपको मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कि सर वेंटा फैक्टर किसके लिए आया? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो उससे हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया? सर ये तो पता चल गया कि हाँ ठीक है, डिसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया? बेटा बस इसी चेंज के लिए इतना कहानी पढ़ी हम लोगों ने। इतनी कहानी इसीलिए पढ़ी क्योंकि बेटा देखिए, अभी तक जो कल लास्ट क्लास तक जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे भैया, लास्ट क्लास तक जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, और आज इस फॉर्मूले में चेंज क्या है? सर वेंटा फैक्टर 1 था। आपने अगर लगे तो जाके क्वेश्चन पलट के देख लो।
आपको पता चलेगा लास्ट क्लास में जो नोट्स में लिखा गया है उस सारे क्वेश्चन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट बार बार यूज कर रहा होगा, या तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब ले रहा होगा। सर क्यों नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लेते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि बेटा कल तक जो फॉर्मूला था RLVP का सर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का, सर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P, दैट इज इक्वल्स टू काई2 की वैल्यू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सर आपको डेल्टा TF का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था KF इंटू M या फिर KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1 ऐसा बताया गया था। सर अगर आपको डेल्टा TB बोला गया सर KB इंटू M, सर ये क्या होगा KB इंटू W2 बाई M2, W2 बाई M2 1000 अपॉन W1। सर ये देख लो, अगर मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। सर ये देख लो W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम ml में होगा, वॉल्यूम ml में होगा R इंटू T। तो बेटा ये किसके लिए था सर, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये किसके लिए था, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये किसके लिए था, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वेंटर फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। वेंटर फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। इस केस में आप आराम से कर रहे थे, कल तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज से जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स आए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज डिसोसिएशन या एसोसिएशन करते, यहां पर वेंटर फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 1। यहां पार्टिकल जो शुरुआत में होता है वो बाद में नहीं होता, यहां पार्टिकल्स अपना रंग रूप बदल देता है, चाहे वो डिसोसिएट करे चाहे वो एसोसिएट करे, रंग रूप बदलता है, जिसके कारण सर यहां पर जो भी प्रॉपर्टीज आपने कैलकुलेट करी, जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने कैलकुलेट करी बेटा, उसमें आपको वेंटर फैक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। RLVP P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, सर ये डेल्टा P, अरे यार सॉरी डेल्टा P अपॉन, अरे यार भाई ऐसा कुछ रिकॉर्डेड बैच में और कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने भाई, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत लिखने की गलती हो जाए तो महान दिल वाले आप माफ कर दीजिएगा। ऐसा हाँ पता चला बोल रहा है ऐसा गलत पढ़ा दिए, नहीं है ना भाई देख लेना भाई भावनाओं को समझना यार, बंद कमरे में बड़बड़ा रहा हूं मैं, ठीक है, इस उम्मीद में कि भैया उस साइड जो बैठा बच्चा एकदम सीरियसली पढ़ रहा होगा हमारी बात को, ठीक है, तो कुछ ऊपर नीचे हो तो भाई देख लेना, ठीक है। पता चला है भाई, इसे बताइए मास्टर को खुद रट के नहीं आया सही से, ये देख लीजिएगा I इज इक्वल्स टू काई2, I इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये मैंने I टाइम्स राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं बेटा वो I टाइम्स कर दी, क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो जिधर भी सॉल्यूट वाले पार्टिकल्स थे बेटा, डेल्टा TF की कैलकुलेशन करने जाऊंगा I टाइम्स KF इंटू M या फिर I टाइम्स KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1। सर देखोगे बहुत सिंपल सा, सर डेल्टा TB जो भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे थे वो सब कुछ क्या करेंगे आप I टाइम्स कर देंगे, I टाइम्स KB इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1 ऐसा कर देंगे। सर पाई इज इक्वल्स टू I टाइम्स CRT, सर I टाइम्स W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम एंड ml इंटू RT, जरिए आ जाएगा। तो पाई टाइम्स ICRT, पाई इज इक्वल्स टू दिस, सारी की सारी वैल्यूज बेटा कितने टाइम्स हो गई, I टाइम्स हो गई। कितनी टाइम्स हो गई, I टाइम्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बेटा आपको वेंटर फैक्टर कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिसोसिएट या एसोसिएट होगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 थे तो आप मल्टीप्लाई करो I से, नहीं मल्टीप्लाई करो चलेगा, लेकिन यहां पर 1 से ज्यादा या 1 से कम हो सकते। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेटा जो फॉर्मूला था, इसी को पढ़ाने के लिए आज हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट आता है तो भैया इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर नॉन, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो कहीं डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू बड़ी होगी तो डेल्टा TF ज्यादा होगा, डेल्टा TB ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज सोचो, अगर मैं चलो एक नॉर्मल नोट करके लिख देता हूं, अगर I की वैल्यू ज्यादा है, I की वैल्यू ज्यादा है तो मुझे बताओगे सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब सर रिलेटिव लोअरिंग बढ़ेगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्यों, अरे सर रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा से ज्यादा लोअर हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, I ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। सॉल्यूट के वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो रिलेटिव लोअरिंग बढ़ेगी, और लोअरिंग का मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। सर डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सर डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। सर डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई के साथ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगी। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट याद करो, लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। बस डिसोसिएशन का केस हो तो आई की वैल्यू जब भी बढ़ेगी, आई की वैल्यू, अब मतलब ये डेल्टा टीएफ आई पे भी डिपेंड करेगा, एम पे भी डिपेंड करेगा, डेल्टा टीबी आई और एम दोनों पे डिपेंड करेंगे, केबी पे तो कर ही रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये चीज, भूलिएगा मत कि वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर, याद करो किसी भी टाइप का सॉल्यूट ऐड करते थे, पिछले हफ्ते ही पढ़ा है बेटा ये चैप्टर, पिछले हफ्ते ही किया, किसी भी टाइप का सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर कम होता है। अब तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, आई की वैल्यू ज्यादा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, सर ऑब्वियस वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, अरे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, पाई की वैल्यू बढ़ जाती है। पक्का? ए भैया इसके ऊपर सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 से 3 टाइप का, ध्यान सुनना। सर न्यूमेरिकल्स की बता देता हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही बता देता हूं, क्योंकि फिर इसके बाद क्वेश्चंस ही कराऊंगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूं, कितने टाइप्स के आएंगे। पहला केस, सर ये देखिएगा, आई गिवन होगा, आई गिवन होगा, नहीं आई चलो पहले इधर से लेते हैं, आपको क्या करेगा, अल्फा गिवन होगा, सर आई निकाल लो, आई मैं ऐसे लिख देता हूं, आई निकालो, अल्फा से पहले आई निकालो, फिर आई से करके क्या निकालो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला निकालो। वो पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो निकाल देना। पहला टाइप का क्वेश्चन यही रहेगा। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में बेटा आई और अल्फा पे भी रह जाए, हो सकता है कि सिर्फ इतना ही निकलवा के रह जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये निकलवा दे, बस बता रहा हूं। इसके 2 ही टाइप के बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तो अल्फा देगा, फिर आई निकालो, आई से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो, आई आ गया तो आई से फिर क्या करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल दो, अल्फा और आई को रिलेट करो। फिर केस 2, भैया इससे तगड़ा क्वेश्चन भाई साहब, केस 2 में देखो लो क्वेश्चन कैसा आएगा। सर अल्फा नहीं दिया होगा, अब की बार क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी, ध्यान से देख ली, उसका उल्टा कर दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी तो वहां से आई निकाल लो, आई निकाल लो, कैसे, अरे लो ये लो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी कुछ दिया हुआ है तो यहां से आई निकाल लो, और जैसे ही आई आ गया उसके बाद फिर अल्फा निकाल दो, बोलेगा तो अल्फा भी निकाल देना, तो ये अल्फा भी निकाल देना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आएगा तो बेटा यही आएगा, इन्हीं 3 चीजों को रिलेट करने का आएगा। जैसे मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा अभी क्वेश्चंस कर करके, वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई साहब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। मैं कहां गया एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भाई, ओहो कहां गया, कहां गया, ये देखो एनसीईआरटी के ये 2 क्वेश्चन देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको जो इसके छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ये देखो, अब जानबूझ के मजे ले रहा है, आप एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन देखोगे पगला जाओगे, अरे भाई साहब ये कौन सा बड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन है। पहली बात, बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड बेटा क्या होता है, पोलर होता है, पोलर को कहां डाल दिया, बेंजीन में। चाहो तो जो लोग भाई थोड़ा सा, जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वीक है, याद रखिएगा बेंजोइक एसिड है बेटा, बेंजोइक एसिड है, ये पोलर होता है, कोई भी एसिड होता है कार्बन का, अगर तुमने इसको पानी में डाला तो बेंजोइक एसिड ना डिसोसिएट करता है, क्योंकि पोलर है, पोलर में जाएगा तो सॉल्युबल होगा बेटा, पोलर है तो पोलर में जाके क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये डिसोसिएट करता है, इसका वेंटर फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1। पानी के अंदर बेंजोइक एसिड क्या करता है, डिसोसिएशन करता है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर यही बेंजोइक एसिड किस में डाल दो, ये पोलर, पोलर पोलर में गया, सॉल्युबल हो गया, पोलर, बेंजोइक एसिड को किस में डिसॉल्व कर दो, सर बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर दो किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, जैसे क्वेश्चन में दिया। ये देख लो, ये क्या है, नो पोलर,
ये क्या है पोलर, और पोलर को तुमने किससे मिक्स कर दिया नॉन पोलर के साथ। तो पोलर नॉन पोलर से अगर मिक्स होता है तो भैया यहां पर देखोगे तो यहां पर अलग ही कहानी बन जाती है। यहां पर देखोगे बेंजोइक एसिड बोलता है भाई साहब ऐसा है ना कि भैया हम तुम्हारे से मुंह नहीं लगेंगे। बेंजोइक एसिड किसी और से नहीं, खुद के ही मॉलिक्यूल से क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। सर ये क्या कर जाता है, यहां पर देखोगे डाइमराइज कर जाएगा। यहां पर क्या होती है, डाइमराइजेशन हो जाती है। डाइमराइजेशन का मतलब दो पार्टिकल्स मिलके एक में कन्वर्ट हो गए। यहां पर देखोगे आई की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 आ जाती है, क्योंकि यहां पर डाइमराइजेशन हो रही है, पॉलीमराइज कर जाता है। याद रखिएगा बेंजोइक एसिड छोड़ो, कोई भी कार्बन का एसिड होगा ना बेटा, कार्बन का एसिड कोई भी होगा डाइमराइज ऐसे कर जाता है। कार्बन का एसिड कोई भी होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको डाइमराइजेशन ऐसी दिख जाएगी। ऐसी डाइमराइजेशन एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, आप डाइमराइज कर जाओगे, ऐसा डाइमराइजेशन आपको दिख जाएगा। तो देख लेना। तो बेंजोइक एसिड अगर पानी में है तब तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और बेंजोइक एसिड अगर लेस देन है, पोलर नॉन पोलर में है तो भैया एसोसिएट करेगा, पोलर पोलर में है डिसोसिएट करेगा। अब क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन था ना तुम्हारे पास, यहां पर रख देता हूं, चलो अब बताओ क्या दिया है, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, ध्यान से देख लो, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है। बेटा देख लो डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है, मतलब कौन सा केस दिया हुआ है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखो डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है, क्या निकालना है आई, आई से फिर क्या निकलेगा अल्फा, तो बस उसी को यूज करो। डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है, सर डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू W2/M2। बेटा वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिनको भी पढ़ना है अपने टाइम के हिसाब से। किसी की रीडिंग स्पीड कम होगी वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चैप्टर खत्म करना है तो अच्छे से करना है, एकदम ऐसा नहीं कि भाई साहब आज सिर्फ एप्लीकेशन है हो गया चैप्टर खत्म। मेरी तरफ से पूछोगे सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा अभी अगले जो भी 30 मिनट है, हाँ भैया अगले 30 मिनट खाली क्वेश्चन ही होंगे, भर भर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा, ये देख लीजिए सर डेल्टा टीएफ, सर यहां से आई की वैल्यू निकालने शुरू करेंगे 1.62, ये देख लो आई नहीं पता, केएफ की वैल्यू कितनी दी है बेटा, केएफ की वैल्यू 4.9 दी हुई है, W2 की वैल्यू कितनी है 2, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, सर कार्बन कितना है 7, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 30, तो ये कितना हो गया 122 ग्राम आ गया, 122 ग्राम आ गया। 1000 इंटू डिवाइडेड बाई W1, सर ये कितना है 25। सर I की वैल्यू निकालनी है तो I विल बी, ये कितना हो गया 40, ठीक है, और I की वैल्यू आ जाएगी 1.62 इंटू 122 डिवाइड बाई 4.9 इंटू 2 इंटू 40। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ऑब्वियस है गंदी कैलकुलेशन होती है, क्या करूं मैं। हाँ अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। एनसीईआरटी एनटीए को लगता है कि सारे बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं, वो तो हमें पता है कितना कर रहे हैं, लात मार मार के कराना पड़ता है सर। इसकी वैल्यू आई की वैल्यू निकालोगे 0.5041। सर आपको पता चल गया कि आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है मतलब क्या है, एसोसिएशन का केस है। डेल्टा टीएफ दिया था, आई निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन वाला आई नहीं पूछ रहा, वो तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, अल्फा बताओ, परसेंटेज में बताना अल्फा की वैल्यू। अब एक बात बताओ सर, रिएक्शन लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड का अभी जस्ट रिएक्शन बताया, ये बोल भी रहा है कि डाइमर बनाता है। सर दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलके, सर दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। सर देख लो, सर आई की वैल्यू क्या निकलेगी 1 + 1/2 -1 इंटू अल्फा। कोई बोले सर आपको कैसे पता चला स्ट्रांग है कि वीक है, बेटा यहां परसेंटेज पूछ रहा है, स्ट्रांग होता तो 100% होता, ये वीक है तभी पूछ रहा है। कभी टॉपर से कोई पूछता है रैंक 1 वाले से कि भाई यहाँ, रैंक 1 वाले से कि भैया आपसे, आपको मतलब नहीं होता है कि आपको लग रहा है कि आपसे ऊपर भी कोई है, वो नहीं पूछे, जान रहा है टॉपर है भैया, टॉपर से ऊपर अब कुछ नहीं होगा। अब भैया मजे किसके लेते हैं, ये पूछो तुम
पापा आप फर्स्ट रैंक आई है तो फर्स्ट रैंक के ऊपर थोड़ा ना कोई बेटा जीरो रैंक वाला ही बताओ, नहीं कोई पूछता ना। लेकिन वही कोई पूछे पापा मोबाइल नंबर इतना रैंक आया है, तो भैया फिर घर वाले पूछते हैं कि बेटा कैसा चल रहा है जिंदगी। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग पीटते हैं, कुछ लोग कूटते हैं, अलग अलग तरीके का। देख लो यहां पर डाइमराइजेशन परसेंटेज एसोसिएशन मतलब भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर्मूला पुट कर दो, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। सर यहां से अल्फा बाई 2 निकालोगे, अल्फा बाई 2 निकालोगे, इसको इधर लाओ 1 माइनस I कर दो। अल्फा की वैल्यू 2 टाइम्स 1 माइनस और अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, लेकिन अब भाई 1 माइनस 0.5041 इंटू 2 0.9918। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.9918। सर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.9918। तो ये चीजें अपने को देखने को मिल जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोचो आपने डेल्टा टीएफ दिया था, आई निकाला, आई से फिर कहां आ गए सर अल्फा निकाल गए, डेल्टा टी। अब एनसीईआरटी के एक और बदमाशी दिखाता हूं, फिर बेटा आऊंगा अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना उस पर भी आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं पहले, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आ गए तो फिर ऑब्जेक्टिव ही चलता चला जाएगा। ये देखो एनसीईआरटी की बदमाशी देखो, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पर एक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछ रखा है। वो भैया अभी कुछ लोगों को अभी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, बट अभी बता दूंगा। देख जानबूझ के देखो क्या मतलब क्या ही कर रहा है, डेंसिटी दिया, मास देने के बदले। सर कितने लोग हैं जिनको मास ऑफ एसिटिक एसिड पता चल रहा है कि सर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज नथिंग 0, ये कर दो सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। सॉल्यूट का मास देने का स्टाइल देखो कितना बंदे का अलग है। 1 लीटर पानी दे रहा है, मतलब मास ऑफ वाटर भी कितना आ गया, मास ऑफ वाटर बेटा कितना आ गया 1000 ग्राम आ गया। पूछ रहा है सर फ्रीजिंग पॉइंट इतना बता रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, तो बेटा शुरू कर देते I इंटू के एफ इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1 ऐसा लिख देते। सर सब कुछ दिया हुआ है, I की वैल्यू निकल जाएगी, डेल्टा टीएफ देख लो। अब जानबूझ के एनसीईआरटी कैलकुलेशन बेटा, उसके लिए मेरे मैं मतलब पानी का KF 1.86, W2 कितना है 0.6 इंटू 1.06, मोलर मास 60, 1000 अपॉन 1000 कर दो। सर ये देख लीजिएगा, अब I की वैल्यू निकालनी है 0.0205, 60 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 1.06 इंटू सर 0.6 इंटू 1.06 इंटू 1.86, यही करना है भाई साहब। नीचे 4 डेसिमल है, ऊपर 5 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल, ऊपर 4 डेसिमल, नीचे 5 डेसिमल। सर क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 205 बचा, इधर 6 बचा, तो ये 10 हो गया सर, 100 हो गया। मतलब कैलकुलेशन वही है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब इतना गंदा कैलकुलेशन, तो यार क्या बोला जाए एनसीईआरटी को। लेकिन चलो, डिवाइडेड बाई 106 डिवाइड बाई 186, 1.039 आएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1.039, मतलब ये क्या हो गया, आई की वैल्यू निकल गई, वेंटर फैक्टर की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन तो निकल गया। अब क्योंकि वीक एसिड होता है तो वीक एसिड में अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का बेटा अल्फा निकालने जाओगे तो एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है सर, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है ऐसे। सर यहां से आप अल्फा भी निकाल सकते हो, कैसे सर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू देखेंगे 1 + अल्फा, 1 प्लस कितना आ गया सर, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 0.039। आई की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.039 आ गई, 0.039 आ गई। अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 0.039। अब दिक्कत क्या है, जिन लोगों को इक्विलिब्रियम पता है बेटा उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि आपको अच्छी बात है, नहीं याद है तो बस याद रखिएगा, आपको कोई अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेटा C∝² अपॉन 1 - अल्फा होता है। कॉन्सेंट्रेशन इस केस में
कॉन्सेंट्रेशन बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही कॉन्सेंट्रेशन है, यही कॉन्सेंट्रेशन है, यही कॉन्सेंट्रेशन है। मोलारिटी इस केस में एनसीईआरटी भी आपको बोल रहा है, आप मोलारिटी को क्या ले लेंगे, मोलारिटी ले लेंगे। सर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू देख लो, 0.6 इंटू 1.06 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000/1000 कर लो कैलकुलेट, ये 100 हो गया। अब ये कैलकुलेशन देख रहा है भाई, कितना बर्बाद कैलकुलेशन दिया है एनसीईआरटी ने। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, अब पुट करना, किसी को कैलकुलेट करने की इतनी हिम्मत बची है तो कर लो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको अल्फा की वैल्यू है 0.039, इसका स्क्वायर 1 माइनस 0.039। सर ये सॉल्व करके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेना। ये सी माइनस सी अल्फा कहां से आता है बेटा, अभी रहने दो, जब आप, अगर आपको किसी को याद आ गया इक्विलिब्रियम की कहानी तब तो ठीक है, और नहीं तो भैया आप अल्फा निकाल लो और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए अभी याद रखना, बस कुछ दिनों की बात है बेटा, नेक्स्ट वीक तक हमारा, सर नेक्स्ट वीक थर्मोडायनेमिक्स, उसके अगले वीक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सी माइनस सी अल्फा कर सकते हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी भी एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है वो ये वाले क्वेश्चंस हैं, वो ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, अब ये आप क्वेश्चंस करिए। अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, अब इस वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा अगर सामने ने किसी ने बोल दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो I इज इक्वल्स टू CRT। सर ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, I की वैल्यू 2.47। सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, बेटा फटाफट कैलकुलेट करो, 1000 अपॉन, सर ये कितना हो गया 2500 ml इंटू आर की वैल्यू बेटा कितना लेंगे 0.082, सर ये कितना हो गया 300 केल्विन। सर यहां से W वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू यहां से आ जाएगी। सर इवन ये 25 होता है, 1/12 कर दो तो 25 हो जाता है। सर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देखेंगे तो दैट विल बी 111 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 24.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24.7 आ जाएगा। तो भाई अब यार जो भी है भाई, किसी को लग रहा हो सर कैलकुलेटर यूज कर रहे, बेटा अब ऑब्वियस है कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आपके एग्जाम में बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे, यहां पर बेटा भर भर के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। एनसीईआरटी कराना मेरे लिए कंपलसरी है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायो की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायो की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन, आप एक्सरसाइज में जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। एनसीईआरटी के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट है, एनसीईआरटी के द्वारा आपका सिलेबस अब कंप्लीट है। अब हम लोग 15 क्वेश्चन धड़ाधड़ निपटाएंगे क्योंकि चैप्टर खत्म है। K2SO4 है बेटा, कंप्लीटली कंज्यूम डिसोसिएट हो रहा है। K2SO4 के कंप्लीट डिसोसिएशन से क्या मुझे बता सकते हो, वेंटर फैक्टर कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है 3 लिख सकते हैं। अरे K2SO4 टूटेगा तो 2K प्लस देगा और SO4 -2 देगा, देख लो। I की वैल्यू 3 है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर I इंटू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन, सर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ml में इंटू RT, ऐसा लिखा जाएगा। सर पाई की वैल्यू निकालनी है, सर पाई इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, मास कितना है सर 25 मिलीग्राम है बेटा, याद रखिएगा एनसीईआरटी ऐसे ट्विस्ट रखा हुआ है। सर किसको डिसॉल्व कर रहे हैं K2SO4 को, पोटेशियम का मास होता है 39 इंटू 2 78, सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन 64। सर ये देख लीजिए 8 2 10 और ये 10 16 1 17 174। सर ये देख लीजिएगा 174 रख दिया, 1000 टाइम्स वॉल्यूम कितना है सर 2 लीटर, मतलब 2000 इंटू आर की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है सर 298। एनसीईआरटी है तो मुबारक हो आपको, अब एनसीईआरटी हुआ है, ठीक है। अब यार ये कैलकुलेशन जो है गंदी कैलकुलेशन अब आपको करनी तो पड़ेगी ही, कर लेते हैं यार, हटाओ 75 इंटू 0.082 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 174 डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू जो आएगी 5.26 इंटू
10 की पावर -3 एटीएम आ जाएगी। एटीएम में इतना आ जाएगा। मिलीग्राम का ध्यान रखिएगा, 25 मिलीग्राम दिया है ये पानी का 2 लीटर के अंदर, तो बहुत छोटा सा ऑस्मोटिक प्रेशर छोटा सा होगा पक्का। तो ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक के ऊपर वेंटर फैक्टर इन सब के ऊपर बेस्ड है। जिनको भी लगता है प्लीज ट्राई करना, वीडियो को भली दोबारा देख लेना, अगर तुम्हारा लगे कि नहीं सर हमको बहुत ज्यादा जरूरत है दोबारा देख लेना बेटा, लेकिन कर लेना ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि भैया इससे कभी भी मतलब 2026 अब बस आ चुका है और 2026 में अब एग्जाम भी आने वाला है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। टेस्ट देने जाओ, कहीं जाओ, टेस्ट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां आपको न्यूमेरिकल से बचना है वहां ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहां पर एक चीज का आजादी आपको मिलेगी, मोलारिटी और मोलालिटी को आप सेम ले सकते हैं, मोलालिटी को सेम रह सकते हैं। आपको यहां पर क्या देखना है, मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम है, मतलब जो मेजर चीज डिपेंड करती है मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा सबका वेंटर फैक्टर कैलकुलेट कर लो, वेंटर फैक्टर देख लो, इसका वेंटर फैक्टर देखोगे, आपको कुछ नहीं दिया है तो 100% बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर लोगे। सर इसका वेंटर फैक्टर 3, इसका वेंटर फैक्टर कितना हो गया 2, इसका वेंटर फैक्टर देखोगे कितना हो जाएगा 2। तो सर देख लो, आप अलग अलग लोगों का वेंटर फैक्टर कैलकुलेट कर लो। और जैसे ही मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, सबसे ज्यादा लोअरिंग किसमें ऑब्टेन्ड होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम। तो मैक्सिमम लोअरिंग कहां होगी, कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, सर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सर बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है, आई इंटू के बी इंटू एम। सर सब लोग एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब के बी सेम है, बस चेंज क्या होगा आई और एम, आई और एम की वैल्यू निकाल दो बेटा। यहां पर आई की वैल्यू 3, यहां पर आई की वैल्यू सर 1, यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 1 यूरिया में, और यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 2। सर आई इंटू एम कर लो, आई इंटू एम बेटा 0.01 इंटू 3, इस केस में देख लो 0.03। सर इस केस में देख लो 1 इंटू 0.015, सर 0.015 बेटा कैलकुलेशन कर लो, 1 इंटू 0.01 सर 0.01, यहां पर देख लो 2 इंटू 0.01 2 टाइम्स, अच्छा 0.02। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, Na2SO4 की। तो आई की वैल्यू यहां पर आई इंटू एम देखना था, क्यों? क्योंकि मोलारिटी भी अलग अलग है, मोलारिटी भी अलग। कोई बोले सर ये तो मोलारिटी है, मोलालिटी, बेटा इन सब केसेस में मोलारिटी और मोलालिटी को ऑलमोस्ट इक्वल मान लेना, क्योंकि फिर उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन बर्बाद हो जाएगी, क्वेश्चन आपका इधर से उधर हो जाएगा। आप मोलारिटी और मोलालिटी सेम मान के चलना। किस केस में अगर सबकी मोलालिटी सेम है, इक्विमोलल सॉल्यूशन है, बताओगे किस केस में फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किस केस में मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा याद करो, डेल्टा टीएफ जो है सर आई इंटू के एफ इंटू एम। अगर वेंटर फैक्टर मोलालिटी सेम है, सर वेंटर फैक्टर इसका कैलकुलेट करो 4 आएगा। कैसे, कॉम्प्लेक्स अलग 3 क्लोरीन अलग, यहां कैलकुलेट करोगे तो सर क्लोरीन 2 अलग और ये कॉम्प्लेक्स अलग, यहां पर वेंटर फैक्टर बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई प्लीज ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं जानते, पता चला आप ये कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता, वाटर वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, उसको मत तोड़िएगा, ये कॉम्प्लेक्स अलग 2 क्लोरीन अलग। सर अरे यार सॉरी यहां पर एक ही क्लोरीन, क्या किया यार, ये देख लो आई की वैल्यू देखोगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 2, और यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई सर 1, आई की वैल्यू 1। तो बता दो सबसे ज्यादा किसका होगा, सर आई की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। तो डेल्टा टीएफ का ऑर्डर कोई पूछेगा, डेल्टा टीएफ का ऑर्डर कोई पूछेगा तो सर सबसे ज्यादा किसका होगा 1 का, फिर किसका होगा 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। लेकिन अगर कोई फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई पूछेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो बेटा एकदम अपोजिट चले जाओ, क्योंकि डिप्रेशन सबसे ज्यादा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा 1 का, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा सर अपोजिट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा देख लो, डेल्टा टीएफ का ऑर्डर 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि आई के ऊपर डिपेंड करता है, आई बढ़ेगा डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बॉइलिंग पॉइंट बताना, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, आपको क्या दिया है केसीएल, केसीएल दिया हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहा है, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2,
डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, आई इंटू के बी इंटू एम। सर वीडियो पॉज करो, जो लोग कर सकते हैं बेटा स्टार्ट करो, क्योंकि यही सब चीजें हैं। 0.52 इंटू 1, सर 1.04 आ गया। सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सर पानी कितने पे बॉयल करता है? 100 पे। सर अभी कितने पे बॉयल करेगा? 101.04 पे। कितने बॉयल करेगा? 101.4 पे। देख लो आ जाएगा क्या आंसर? इतने पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना। सर HBr है 90% आयनाइज्ड, अल्फा दिया हुआ 90%, उसको क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 0.9, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में पुट करनी है। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, HBr है बेटा, HBr का आई निकाल सकते हो। अल्फा दिया है बेटा, तो अल्फा से देख के आई निकाल सकते हो। कैसे? सर आई की वैल्यू यहां पर क्या होगी? एक पार्टिकल कितने में टूट रहा है? 2, 2 - 1 इंटू अल्फा। आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.9। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.9। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.9। सर आई की वैल्यू 1.9 आ गई। फिर मुझसे बोला गया कि सर एक काम करिए, ये तो पूछ ही नहीं रहा आई, क्या पूछ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो पहले डेल्टा टीएफ निकालो। सर आई इंटू के एफ इंटू सर W2 बाई, अब बेटा जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे लास्ट क्लास में वो सब लगाते चले जाओ, बस एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। 1.9, केएफ की वैल्यू 1.86, W2 कितना है? 8.1। ब्रोमीन का मोलर मास बेटा 80 होता है, थोड़ा सा 80, और अगर आपको वो याद नहीं तो कोई बात नहीं, HBr ब्रोमीन का मास 80 और आयोडीन का 127। ब्रोमीन 80 प्लस 81 और ये कितना हो गया? 100। तो ये देख लो ये कितना हो गया? 10। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। सर डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखोगे तो 1.9 इंटू 1.86, ये 1.9 का होल स्क्वायर करते हो अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना हो रहा है? 3.69 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन उससे कम ही रहेगा। सर फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो निगेटिव होगा, जो भी आएगी वैल्यू। पॉजिटिव तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाला आंसर हटा दो। निगेटिव में तुम्हें भी पता है कि इन दोनों की वैल्यू जो होगी निगेटिव में इतनी नहीं होगी, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? -3.53। 1.9 का स्क्वायर कर दो 3.69 आता है, तो 3.69 उसके बदले आप थोड़ा सा कम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा एग्जाम हॉल में यही सब न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल आना होगा तो अल्फा दिया था, आई निकाला, आई से ये निकाला, उल्टा दिया है उल्टा कर लो, ये दिया था ये दिया था, आई निकाला, आई से फिर अल्फा निकाल दो। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिर रेगुलर ट्रेंड पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में देख लो। इसमें सामने वाले ने क्या किया है? ये बोल रहा है एक कोई कंपाउंड है, एक कोई कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक कोई कंपाउंड है, इसकी मोलालिटी दी गई है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, केफ दिया हुआ है। सर इससे इससे बोला फॉर्मूला बताइए। पहली बात, सर क्या मैं इससे वेंटर फैक्टर निकाल सकता हूं? क्यों? वेंटर फैक्टर निकाल लूंगा तो I इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी कर देता हूं। वेंटर फैक्टर निकालूंगा तो उससे मुझे क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्लास के अंदर, डीपीपी में, सब जगह, क्योंकि यही सब काम आएगा। केएफ की वैल्यू कितनी है? सर केएफ की वैल्यू 1.8 ले लेता हूं, और ये कितना है? 0.001 है। देखो 4 डेसिमल ऊपर 4 डेसिमल नीचे, तो उड़ा दिया। सर 3 आ गया। वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और जैसे ही 3 आया, अब कैलकुलेट कर लो, इसमें वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2, इसमें वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 3। सर ये देख लो, इसमें वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 4, इसमें वेंटर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्वेश्चन से आपने वेंटर फैक्टर निकाला, फिर उससे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिलेट कर गए। तो दिक्कत यही सब है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिलेट कर गए, आंसर निकाल दो। ये सब क्वेश्चन जो है ना बेटा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना, अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, इसका मैंने अब कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है, अब आप कर लो। सर मोलारिटी भी अलग है, आपको वेंटर फैक्टर देख लीजिए। डेल्टा टीबी की वैल्यू I इंटू के बी इंटू एम होती है, तो यहां पर I इंटू एम कर लीजिए। सर I की वैल्यू 2 इंटू 0.2 0.4 आ गया। सर यहां पर देख लो
1 इंटू 0.5 0.5 आ गया। यहां पर देख लो 3 इंटू 0.3 सर ये 0.9 आ गया। यहां पर देख लो सर 1 इंटू 0.2 सर 0.2 आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? और बॉइलिंग पॉइंट बेटा आई इंटू एम पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा बढ़ती है अगर वेंटर फैक्टर बढ़ता है तो, लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता तो अपोजिट लगा देते। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे लेंगे? यहां नॉर्मलिटी दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कर लो अपने हिसाब से। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो कैसे करेंगे? अच्छा हाँ नॉर्मलिटी दिया, सॉरी मैं भूल गया, नॉर्मलिटी दी है तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं बेटा? नॉर्मलिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत सही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए सर, यहां पर ये देख लो यूरिया है सर, यूरिया के केस में नॉर्मलिटी दिया है सर, ऐसे तो इसका वेंटा फैक्टर भी वो है। चलो यहां से देख लो पहले, यहां बताओ सर इसको क्या लिख दूं? 0.1 मोलरिटी चाहिए तो 0.1 अपॉन 3 लिख दूं सर। एन फैक्टर 3 सॉल्ट है, कटायन एनायन का चार्ज ले लो। यहां पर देखोगे 0.1/2 लिख दूं, मोलरिटी इंटू Na2SO4 लिख दूं क्योंकि एन फैक्टर। यहां पर देखोगे तो 0.1/1 लिख दूं, मोलरिटी NaCl। और इसके केस में देखोगे तो यहां पर भी क्योंकि इनका एन फैक्टर अगर हम बोले तो यूरिया का जब रिएक्शन नहीं दिया है, यूरिया के ऊपर कोई ऐसा कोई चार्ज नहीं है, ऑब्वियस है सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो हम लोग क्या ले लेंगे सर? ये भी मोलरिटी यूरिया का ऐसे लेते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू CRT होता है। आई और सी का मल्टीप्लीकेशन कर दो सर। यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 2, यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 4। अब आई इंटू सी कर दो, आई इंटू सी करोगे 1 इंटू 0.1 देखो किसकी वैल्यू बड़ी आती है, 2 इंटू 0.1 किसकी वैल्यू बड़ी आती है 3 इंटू 0.1/2 सर। ये देख लो सर, ये 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, ये 0.15 हो गया, और यहां पर 4 इंटू 0.1/3 0.4/3 कितना आ जाएगा 13 सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है बेटा? सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आ जाए। तो देख लो पहले नॉर्मलिटी से मोलरिटी में आए, कॉन्सेंट्रेशन निकाला, फिर वेंटर फैक्टर निकाला, और फिर उसके साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट किया। तो भैया देख लो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज करा दिया जाए, 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज करा दिया जाए। सर यहां पर देख लो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है बेटा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे सर? वेंटर फैक्टर, मोलरिटी सबकी सेम है तो वेंटर फैक्टर कैलकुलेट कर लो। वेंटर फैक्टर बेटा इसके लिए 2। वेंटर फैक्टर बेटा वीडियो पॉज करो, अगर आप खुद से करना चाहते हो वीडियो पॉज करो, अगर नहीं तो भैया मेरे साथ कर लो और देख लो। वेंटर फैक्टर जिसका ज्यादा है, डिप्रेशन अगर कोई पूछेगा डेल्टा TF का ऑर्डर तो 4 देन 3 देन 2 देन 1, लेकिन अगर डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट कोई पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा जस्ट अपोजिट, क्योंकि 4 का सबसे निगेटिव हो जाएगा। सबसे बड़ा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा सर? 1 का होगा। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यूरिया है ये, तो डेल्टा टीवी निकालना है बेटा, बस ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें KB इंटू एम, क्यों वेंटर फैक्टर सर इसके लिए यूरिया के लिए कितना होता है 1 होता है, तो KB की वैल्यू 0.52 इंटू 0.2 0. सर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 पॉइंट। डेल्टा टीवी निकालना है ना, तो अच्छा डेल्टा टीवी ही खाली निकालना, मुझे लगा बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, डेल्टा टीवी निकालना है तो डेल्टा टीवी इज 10। सर ये देख लीजिए रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, रिलेटिव लोअरिंग K2SO4 100% आयनाइजेबल है, 100% आयनाइजेबल, मतलब वेंटा फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया। क्या बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग, RLVP की वैल्यू किसके बराबर होगी I इंटू Chi2। सर आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, Chi2 की वैल्यू कितनी होगी सर? अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। बेटा 54 ग्राम ऑफ वाटर है, कितने लोगों को पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? सर अब इसकी कैलकुलेशन करवा रहे हो तो बढ़िया, हाँ बड़ी घटिया सी बात है। क्यों?
क्योंकि सर आपको ये कैलकुलेशन अब आनी चाहिए। 54 ग्राम ऑफ वाटर 3 मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो गए 3 + 1 4 हो गया। सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा 3/4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 3/4 के बराबर होगा। सर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, बताओ। अब तुम खुद से कैलकुलेट, सबका कंसंट्रेशन सेम है। सर वेंटा फैक्टर देख लो, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2। सर यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए जिसका वेंटा फैक्टर ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट होता तो अपोजिट चले जाते। AB3 है 90% आयनाइज्ड। अल्फा की वैल्यू, बेटा वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट कर सकते हो तो कर लो। केबी दिया हुआ है, सर क्या करें। AB3 है, AB3 में एक बात बताओ, इसको तोड़ के देखो। A + 3 होगा, 3B - होगा। सर ये देखना I = 1 प्लस, ये देख लो 4 - 1 इंटू अल्फा, I = 1 + 3 अल्फा, I = 1 + 2.7 एंड 3.7 हो गया। सर ये बता दो डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके बराबर होगी, I × KB × M। सर I की वैल्यू है 3.7, KB की वैल्यू है कितना तुम्हारा 0.52 एंड M की वैल्यू है 0.1। तो लगा दो भाई कितना हो गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। सर 0.37 × 0.52, 0.37 का अप्रोक्सीमेट आधा करोगे तो 0.18 आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो 370, ये सब कहां से आ गया। सर यही होगा 0.19 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा डेसिमल में। ये देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन। ये बताओ यहां पर बेटा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है इसके बाद। हाँ 24 ग्राम ऑफ C2O2H4, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। अगर तुम भाई साहब अगर इसकी प्रैक्टिस करके नहीं गए तो भैया एकदम समझ में नहीं आएगा एग्जाम हॉल में होगा क्या। पूछ रहा है कि इसको पानी में डाल रहे, डेल्टा टीएफ तुम्हें दे दिया गया है। डेल्टा टीएफ भैया पानी को कितने फ्रीज करना था 0 पे, लेकिन अब कितना पे -10 पे। सर यहां पर वेंटा फैक्टर का क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये देख लो KF × W2/M2 × 1000/W1। अब दिक्कत क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो KF की वैल्यू दी है, W2 की वैल्यू दी हुई है, M2 इसका निकल जाएगा, मोलर मास इसका निकल जाएगा। मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा 24 + 32 + 4। सर ये कितना हो गया सर 60 हो गया, मोलर मास आ गया 1000/W1। याद रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, क्यों यहां पर W1 जो होगा ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे KF की वैल्यू 1.86। अगर एग्जाम हॉल में आप बिना देखे गए तो भैया आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया सब कुछ दिया है, निकालना क्या है। बेटा निकालना बता रहा हूं। 200 ग्राम 100 ग्राम पानी है बेटा, याद रखिएगा उसमें से आइस फॉर्म्ड कितना हो गया x ग्राम। तो बेटा जो आइस सॉलिड में चला गया वो सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा, जो पानी बचा है सर वाटर रिमेनिंग है वही सॉल्वेंट का काम करेगा। वाटर को 100 मत ले लेना, 100 में से x बचा होगा, पानी आइस x ग्राम बच गया तो यहां पर क्या हो गया 100 माइनस। इसीलिए इंपॉर्टेंट, और कुछ भी इसमें बहुत तगड़ा नहीं, बस पानी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर वो आइस में कन्वर्ट हो गया तो वो सॉल्वेंट नहीं है, फिर वो क्या है सर, वो नॉर्मल, वो बाहर हो गया सिस्टम से बाहर, बचेगा कितना 100 माइनस एक्स। अब कर लो कैलकुलेट सर, 100 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दो। 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 1.86 24 × 1000 अपॉन सर 60 × 10, 0 से 0, 0 से 0, 6 से ये 4। 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पानी की वैल्यू कितनी आ गई सर, पानी की वैल्यू 1.86 × 40 एंड दैट विल बी 0, 6 4 24, 18 4 72, 74, 74.4 ग्राम। पानी कितना सर, आइस कितना बचा हुआ है, तो आइस कितना बन गया, आइस कितना बन गया 100 में से 74.4 कॉमन कर दो सर, दैट विल बी 25.6 ग्राम। कितना पानी आइस में कन्वर्ट हो गया है 25.6 ग्राम। याद रखिएगा ये सॉल्यूशन का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बेटा। अब इसके बाद आप सॉल्यूशन अब आपके हवाले है।
सॉल्यूशन के क्वेश्चंस बेटा अब आपके कंप्लीट हो गए, सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है साथ साथ ये सफर मतलब सही से एंजॉय कर रहे होंगे। मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन अब खत्म हो चुके हैं। अब बेटा अगला चैप्टर रेडॉक्स है। रेडॉक्स के अंदर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कुछ उस उम्मीद के ऊपर खरे उतरिएगा। उम्मीद ये है कि भैया अगली क्लास में जब आप आएंगे तो पहले का मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन को फिनिश करके आए, जितना हो सकता है रिवीजन करके आए। कोशिश करिएगा जितने क्लास में क्वेश्चन है और डीपीए क्वेश्चन है मिनिमम उतना तो करते ही चले। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो नीट पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के प्लस आपको एनसीईआरटी जरूर गो थ्रू करनी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो गाइस।